everyone, my name is Nidhi Sharma. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. लॉ सेमेस्टर क्वेश्चन आंसर सीरीज में आज हम लेबर लॉ 1 का लेक्चर 2 देखेंगे। ये जो लेक्चर है ये बेसिकली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट एंड आपका जो इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट को कवर करने वाला है, उससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैं आपको आज के सेशन में बताऊंगी। इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया है क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए आज वाले लेक्चर में हम पार्ट 1 देखेंगे, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम पार्ट 2 देखेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी। अगर आप मुझसे वहां पर नहीं जुड़े हैं तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, सबसे पहला जो क्वेश्चन आया है वो क्या आया है, वो आया है आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर ये बताया है क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट स्टार्ट कर रहे हैं तो क्या उसकी हिस्ट्री रही है, किस तरीके से वो पिक्चर में आया है, वो देखना जरूरी है। तो यहाँ पे मैंने बताया है, ब्रीफली एक्सप्लेन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, हाउ डिड द नीड फॉर सच लेजिस्लेशन अराइज इन इंडिया। क्या बताना है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहा किसका, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का, और क्या जरूरत रही कि उसके लेजिस्लेशन की रीजन रहे कि उसको इंडिया में लाना पड़ा। ये चीज आपको 5 मार्क्स में बतानी है। तो फर्स्ट थिंग, पहले मैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का एक पिक्चर बताऊंगी, ठीक है, कि क्या है वो, किसको कवर करता है। तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो इनेक्टेड किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि प्रोवाइड करेगा एक लीगल फ्रेमवर्क इन्वेस्टिगेशन के लिए और सेटलमेंट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के, जो कि क्या हो चुका है, बहुत फ्रिक्वेंट और डिस्ट्रप्टिव हो चुका है ब्रिटिश रूल के टाइम पे और अर्ली पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड के टाइम पे। अगर मैं बात करूं कॉलोनियल एरा के टाइम पे उसका क्या था और किस तरीके से उसका डेवलपमेंट हुआ, तो जो इंडिपेंडेंस के पहले जो ब्रिटिश इंडिया थे उसने काफी सेवरल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट फेस किए थे, और पर्टिकुलरली वो कहां पर थे, किस वजह से थे, वर्किंग कंडीशन की वजह से। ठीक है, सो इंडिपेंडेंस के पहले जो ब्रिटिश एरा चल रहा था उस टाइम पे जो ब्रिटिश इंडिया था उन्होंने काफी सेवरल इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट्स अपने देखे, तो अब वो इंडस्ट्रियल कॉन्फ्लिक्ट जो मेजरली थी वो सिर्फ और सिर्फ किसके वजह से, जो पुअर वर्किंग कंडीशन है उसके वजह से थे। और पुअर वर्किंग कंडीशन हो गया, और जो वेजेस हैं वो सही से नहीं मिल रहे थे, लो वेजेस थे, और जॉब सिक्योरिटी भी क्या थी, लेक थी, जॉब सिक्योरिटी भी बहुत कायदे से जॉब इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं फील हो रही थी। किसी भी तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव लॉ नहीं था जो कि प्रोटेक्ट करेगा इंटरेस्ट वर्कर्स के, जो रिजॉल्व करेंगे डिस्प्यूट्स को एफिशिएंटली। और जो ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट है 1929, वो सबसे पहला अटेम्प्ट था जो कि रेगुलेट करता जितने भी एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप हैं, चाहे वो एम्प्लॉय के रिलेशनशिप हो, लेकिन उसने ये प्रूफ किया कि जो ग्रोइंग कॉम्प्रिहेंसिव इंडस्ट्रियल रिलेशंस हो रहे हैं, जिस हिसाब से ग्रो हो रही है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ रही हैं, प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, तो बहुत ज़रूरत है कि एक एक्ट लेकर आया जाए जो कि पूरी तरीके से क्या देखे कि इनका जो रोल है इंडस्ट्री में, जो वर्किंग कंडीशंस है, इनको इम्प्रूव किया जाए। ठीक है, तो ट्रेड यूनियन एक्ट के बाद, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के बाद ये लगा कि हाँ, अब ये जो कॉम्प्लेक्सिटीज को हटाने के लिए हमें एक एक्ट की ज़रूरत रहेगी। फिर अगर हम बात करें वर्ल्ड वॉर 2 की और जो लेबर अनरेस्ट रहा, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो रैम्प्ड हुआ था कि सपोर्ट किया जाएगा वॉर एफर्ट को, जिससे क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ वर्कर्स बहुत बढ़ गया। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये देखा गया कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स है, इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन है वो रैम्प किया जा रहा है। वो रैम्प इसलिए किया जा रहा है ताकि वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट कर सकें, वॉर में सपोर्ट दे सकें, जिसके वजह से जो वर्कर्स है उनका काफी गलत तरीके से यूज किया गया, काफी तरीके से उनका क्या हुआ, एक्सप्लॉइटेशन हुआ, और उसी वजह से क्या हुआ, डिस्प्यूट्स में बढ़ावत हुई, राइज हुआ। अगर मैं बात करूं ये अनरेस्ट को मैनेज करने के लिए, तो जो इंडिया रूल्स डिफेंस है उसने इंट्रोड्यूस किया गया, जो कि गवर्नमेंट को क्या करता था, वाइड पावर देता था कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सरकार इंटरवेन कर सकती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। ठीक है, तो जब इतना एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, तो एक रूल्स लेकर आए और वो रूल्स का नाम था डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स। उस रूल्स के हिसाब से ये था कि अगर किसी भी तरीके का इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें सरकार के पास पूरी तरीके से अधिकार है, पूरी तरीके से पावर है कि वो इंटरफेयर कर सकती है। और ये जो रूल्स है ये लेट डाउन करते थे ग्राउंड वर्क किसके लिए, परमानेंट लेजिस्लेशन के लिए, कि ये जो रूल्स है ये चाहते थे कि परमानेंट लेजिस्लेशन आए जो पूरा इन सब सारे इश्यूज को क्या करे, रिजॉल्व करने की कोशिश करे और ये सारे इश्यूज को क्या करे, डील करे। अगर मैं बात करूं पोस्ट वॉर और प्री इंडिपेंडेंस नीड क्या रही,
तो वॉर के बाद जब वर्ल्ड वॉर 2 हो गया तो इंडिया के साथ जब इंडिपेंडेंस की बात हो रही थी तो एक प्रेसिंग नीड थी किसकी, कॉम्प्रहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क की, जो रेगुलेट करेगा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को और प्रमोट करेगा हार्मनी किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में। हमने देखा कि वो रूल्स आए, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस आया, बट एट प्रेजेंट उस टाइम पे कोई भी लेजिस्लेशन नहीं आया था। तो बहुत जरूरत थी कि एक लेजिस्लेशन आए, एक कानून लेकर आए जिसके से क्या हो, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स का एक रिजॉल्व हो और जो वर्कर्स हैं और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनमें एक रिलेशनशिप मेंटेन हो हार्मनी का। उसी के साथ साथ फिर पिक्चर में आया हमारा इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, जो कि पास हुआ था अप्रैल 1947 में, इंडिपेंडेंस के जस्ट फ्यू मंथ्स पहले, और उसी के साथ उसको फोर्स में लेकर आए गए 1 अप्रैल 1947। तो इतने सारे डिस्प्यूट के बाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट को पिक्चर में लाया गया, 1 अप्रैल 1947 को उसको फोर्स में लाया गया। ओके, फिर अगर हम बात करें क्यों जरूरत थी इस एक्ट की, क्या नीड थी, तो प्रोटेक्ट करना था राइट ऑफ वर्कर्स के और प्रोवाइड करना था एक फोरम जिसमें क्या हो सके, उनके ग्रीवेंसेस को रिड्रेस कर सके। ठीक है, आपने देखा कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे मैंने आपको बताया कि इतने इश्यूज हो रहे थे, इतने डिस्प्यूट हो रहे थे, एम्प्लॉयज और वर्कर्स की सही से चीजें नहीं चल रही थी। तो इसी वजह से बहुत जरूरत थी कि जो राइट है वर्कर्स के वो प्रोटेक्ट हो सके और जो वर्कर्स को प्रॉब्लम्स है, जो वर्कर्स के ग्रीवेंसेस हैं, उनको क्या कर सके, एड्रेस कर सके। और उसी के साथ इसलिए भी जरूरत थी कि जो इंडस्ट्रियल पीस है उसको इंश्योर कर सके, जो कि प्रोवाइड करेगा एक लीगल मैकेनिज्म डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए, जैसे कंसिलेशन हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, एडजुडिकेशन, मतलब कोई भी डिस्प्यूट हो रहा है अगर इंडस्ट्रियल में तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कोर्ट ना जाए, हम आर्बिट्रेशन के थ्रू कर लें, कंसिलेशन के थ्रू कर लें। ये सारे मैकेनिज्म की भी जरूरत थी और वो मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ एक्ट के वजह से आ पाए। उसी के साथ साथ इंटरेस्ट बैलेंस करना किसके बीच में, एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स के बीच में, क्योंकि मेन जो इशू आता है, मेन जो डिस्प्यूट शुरू होता है वो एम्प्लॉयर्स और वर्कर्स की तरफ से ही होता है। तो उनका जो रिलेशनशिप, उनके डिस्प्यूट्स को एंटरटेन करना, ये सारी चीजें भी क्या थी, ये सारी चीजें भी इस एक्ट की बहुत इंपॉर्टेंट नीड थी। और उसी के साथ प्रिवेंट करना और पीसफुली रिजॉल्व करना इंडस्ट्रियल स्ट्राइक्स को और लॉकआउट्स को, ताकि वो जो इकोनॉमी को डिस्टर्ब ना करें। जो लॉकआउट्स होते हैं इंडस्ट्री में, जो डिस्प्यूट हो रहे हैं, जो स्ट्राइक्स हो रही हैं, उनको रोकने के लिए और उनको पीसफुली हैंडल करने के लिए भी बहुत जरूरत थी कि एक एक्ट लेकर आया जाए, एक लेजिस्लेशन लेकर आया जाए जो इन सब चीजों से डील करे। अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं, समरी में बात करूं, तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है वो एक रिजल्ट है किस चीज का, सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल चेंजेस का, जो कि कब हुए थे, जो कि कॉलोनियल पीरियड के लेट हुए थे और डिजाइन किए गए थे एक स्ट्रक्चर सिस्टम क्रिएट करने के लिए, रिजोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, कहां पर, इंडिपेंडेंट इंडिया में। ठीक है, सो ये हमारा मेजर चीजें थी, ये मेजर चीजें क्या की गई, कवर की गई है इसमें, क्योंकि हमसे यही पूछा था। ठीक है, तो इसमें मेनली 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको यही बताना था, उसका हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से वो पिक्चर में आया। तो हमने यहाँ पे बताया कि पहले प्री इंडिपेंडेंस क्या जरूरत थी, कैसे आया, वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे क्या इश्यूज हो रहे थे, उसके बाद पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या जरूरत रही और क्यों लेजिस्लेशन की नीड रही, और 1 अप्रैल 1947 को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट पिक्चर में आ गया। दूसरा जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है वो 10 मार्क्स का रखा है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से डेफिनेशंस के ऊपर आते हैं। तो मैंने वहां इसी बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन बता रही हूँ कि इसमें ये पूछा है कि डिस्कस द की डेफिनेशन अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट विद रेफरेंस टू जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। उन्हें क्लियरली बोला है कि आपको जो की डेफिनेशंस हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की वो डिस्कस करना है, और वो डेफिनेशन आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के साथ, केस लॉस के साथ डिस्कस करना है, और उसी के साथ उन डेफिनेशन का मीनिंग बताना है, स्कोप बताना है। और उन्हें यह भी बताया कि कौन से डेफिनेशन का मीनिंग और स्कोप बताना है। तो सबसे पहला है इंडस्ट्री की डेफिनेशन और स्कोप, और उसको आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के साथ बताना है। वर्कमैन की डेफिनेशन और स्कोप, उसको आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, केस लॉ के साथ बताना है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की डेफिनेशन, उसको आपको जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, केस लॉ के साथ बताना है। एंड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो ये जो 4 डेफिनेशन है, इनके बारे में आपको कि इनका क्या मतलब है, उसका क्या स्कोप है, एंड क्या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, केस लॉज रहे हैं, वो आपको बताना है। उसी के साथ साथ आपको रिलेवेंट केस लॉज भी लिखना है, जिससे क्या हो, आपका आंसर सपोर्ट हो। अब सबसे पहले मैं आप बताऊंगी, एक बेसिक दूंगी। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक एक्ट जो कि कंटेन करता है बहुत सारी डेफिनेशन, जो कि क्रिटिकल है जो स्कोप और एप्लीकेटिव एक्ट को समझने के लिए।
और जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है उनने बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मेजर रोल प्ले किया है ताकि वो ये डेफिनेशन को क्लैरिफाई कर पाए। मतलब जो बेयर एक्ट में डेफिनेशंस दिए हैं उनको अच्छे से इंटरप्रिटेशन के लिए, उनको अच्छे से समझाने के लिए, उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए जुडिशरी ने जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है। ये चीज यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताई। अब मुझसे सबसे पहले डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछा गया था कि आपको इंडस्ट्री की सबसे पहले डेफिनेशन बतानी है, तो मैंने बताया कि जो इंडस्ट्री है वो सेक्शन 2J में डिफाइन की गई है। क्या बोला इंडस्ट्री की डेफिनेशन में? इंडस्ट्री मतलब एक ऐसा बिजनेस, एक ऐसा ट्रेड, एक ऐसा अंडरटेकिंग, एक ऐसा मैन्युफैक्चरर या एक ऐसा कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स, या जो इंक्लूड करता है कॉलिंग को, सर्विस को, एम्प्लॉयमेंट को, हैंडीक्राफ्ट को, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन को, अवोकेशन को, वर्कमेन के। ठीक है, तो इंडस्ट्री एक ऐसी जगह, चाहे उसमें बिजनेस हो, चाहे उसमें ट्रेड हो, चाहे उसमें अंडरटेकिंग हो, चाहे मैन्युफैक्चर हो, जहां पर पूरा अवोकेशन हो रहा हो, वर्कमैन का एम्प्लॉयमेंट हो रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री की डेफिनेशन जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन से एक केस लॉ से इंटरप्रेट की गई है वो भी मैंने यहाँ पे बताया है। तो मैंने यहाँ पे जो केस साइट किया है वो है बैंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा, जो कि 1978 का केस है। ये लैंडमार्क केस रहा है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एक ब्रॉड इंटरप्रिटेशन दिया था। किस चीज का? इंडस्ट्री का। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लियरली बोला था कि जो इंडस्ट्री दी गई है दैट इज अंडर सेक्शन 2J ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, तो उसका किस तरीके से हम ब्रॉड इंटरप्रेट करेंगे वो चीज सुप्रीम कोर्ट ने बताई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में एक टेस्ट लेट डाउन किया था, उस टेस्ट का नाम था ट्रिपल टेस्ट। उस टेस्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सिस्टमैटिक एक्टिविटी होनी चाहिए और उसी के साथ कॉपरेशन ऑर्गेनाइज करें एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में, और प्रोडक्शन हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज का जो कि कैलकुलेट किए जाए ह्यूमन वांट्स और विशेस को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये तीन चीजें बताई थी टेस्ट, ट्रिपल टेस्ट सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में। सुप्रीम कोर्ट ने इसका जो आउटकम दिया वो था, इसका बाद क्या रहा कि जो हॉस्पिटल है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो पूरी तरीके से इंक्लूडेड है डेफिनेशन में किसकी? इंडस्ट्री के, अगर वो ट्रिपल टेस्ट फुलफिल करते हैं। मतलब बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि ये जो हमने तीन टेस्ट दिए हैं, अगर ये तीन टेस्ट क्वालिफाई करते हैं तो चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हो, वो भी इंडस्ट्री की डेफिनेशन में आएगा अंडर सेक्शन 2J। ये चीज सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में बोली थी। दूसरी डेफिनेशन मुझसे यहाँ पे पूछी गई है किसकी? वर्कमैन की। वर्कमैन की डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2S में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। वर्कमैन मतलब एक ऐसा आदमी, एक ऐसा पर्सन जो कि इंक्लूड करता है अप्रेंटाइज, एम्प्लॉयड क्या हो किसी इंडस्ट्री में, जो कि क्या करेगा? या तो मैनुअल काम करेगा या अनस्किल्ड, स्किल्ड, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लर्कल और सुपरवाइजरी वर्क, किस चीज के लिए? हायर के लिए या रिवॉर्ड के लिए। ठीक है, तो 2S में वर्कमैन दिया है। वर्कमैन एक ऐसा व्यक्ति जिसमें को क्या किया गया हो? एम्प्लॉयड क्या हो किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, मैनुअल काम हो, अनस्किल्ड काम हो, स्किल्ड करने के लिए, टेक्निकल काम हो या ऑपरेशनल काम हो, जो कि किस चीज के लिए किया जाएगा? हायर के लिए या रिवॉर्ड के लिए। अगर मैं बात करूं इसका एक्सक्लूजन कि इस डेफिनेशन में क्या नहीं आएगा, वर्कमैन में क्या नहीं आएगा, तो ऐसे पर्सन जो कि एम्प्लॉयड किए गए हैं मैनेजरियल मैनर में या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी में, वो वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं आएंगे। मतलब जो एडमिन टीम में बैठे हैं वो वर्कमैन में कंसिडर नहीं करे जाएंगे, या जो मैनेजरियल कैपेसिटी में उनको वर्कमैन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। उसी के साथ जो पर्सन सुपरवाइजरी रोल्स हैं जहां पे वो स्पेसिफाइड वेज सीलिंग से मोर अर्न कर रहे हैं, उनको भी क्या? उनको भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मतलब जो हमारी वेजेस लिमिट है, अगर उससे ज्यादा उस व्यक्ति को मिल रहा है और वो एक सुपरवाइजरी रोल में है, तो उसको भी वर्कमैन में कंसिडर नहीं किया जाएगा। सिंपल शब्दों में कि जो ऊपर हायर रोल्स हैं, जो ऊपर हायर लीड्स बैठी हैं, उनको वर्कमैन की डेफिनेशन में कवर नहीं किया जाएगा। ये चीज सेक्शन 2S में बताई गई है। अगर मैं सेक्शन 2S दैट इज वर्कमैन के जुडिशियल इंटरप्रिटेशन या केस लॉ की बात करूं, तो यहाँ पे मैंने जो केस साइट किया है, वो सबसे पहला जो मैंने केस साइट किया है दैट इज HR अद्विंते वर्सेस संदोज इंडिया लिमिटेड, जो कि 1994 का केस है। इसमें कोर्ट ने ये बोला था कि जो नेचर है ड्यूटीज का वो एक्चुअली परफॉर्म होता है मोर इंपॉर्टेंट देन द डेजिग्नेशन ऑफ सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय। ठीक है, जो एम्प्लॉय की सैलरी की डेजिग्नेशन से ज्यादा जो उस एम्प्लॉय ने अपनी ड्यूटीज परफॉर्म की होती हैं, उस पे पूरा क्या कंसिडर किया जाता है? वर्कमैन का परफॉर्मेंस और वर्कमैन की डेफिनेशन कंसिडर की जाती है। दूसरा जो मैंने यहाँ पर केस साइट किया है वो है आपका मैनेजमेंट ऑफ मे एंड बेकर वर्सेस देयर वर्कमैन, जो कि 1961 का केस है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एम्फसाइज किया था कि जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज हैं जिन्हें परफॉर्म किया है नॉन मैनुअल वर्क, वो हमेशा फॉल नहीं होते हैं डेफिनेशन वर्कमैन की। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि जो सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉयज हैं
जो परफॉर्म करते हैं नॉन मैनुअल वर्क, वो हमेशा क्या वर्कमैन की डेफिनेशन में फॉल नहीं होते। ये चीज इस केस में बताई गई थी। फिर मैं आऊं नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, जो कि दिया गया था सेक्शन 2K में। यहाँ पर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की जो डेफिनेशन बोली है वो ये बोली है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मतलब एक ऐसा डिस्प्यूट, एक ऐसा डिफरेंस जो कि एम्प्लॉयर के बीच में हुआ है और एम्प्लॉयज के बीच में हुआ है, या तो वो एम्प्लॉयर्स के बीच में हुआ होगा, या तो वो एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में हुआ होगा, या वर्कमैन एंड वर्कमैन के बीच में हुआ होगा, जो कि कनेक्टेड होगा एम्प्लॉयमेंट से, नॉन एम्प्लॉयमेंट से, या टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट से, या कंडीशंस ऑफ लेबर। तो यहाँ पर इन्हें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्या बोला है, किस किस के बीच में होगा, या तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच में होगा, ठीक है, आपस में ही लड़ लिए, या तो एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में होगा, या तो वर्कमैन और वर्कमैन में ही हो जाएगा, ठीक है। और ये जो डिस्प्यूट होगा ये इंडस्ट्री से रिलेटेड, कंडीशन से रिलेटेड, इन सब के बेसिस पे ही इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कंसिडर किया जाएगा। ओके, अगर मैं इसकी जुडिशियल इंटरप्रिटेशन केस लॉ की बात करूं तो यहां पर साइट किया गया वर्कमैन ऑफ डेमोक्रेसी टी स्टेट वर्सेस मैनेजमेंट, जो कि 1958 का केस है, जिसमें कोर्ट ने बोला था कि अगर एक डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बताना है तो ये जरूरी है कि एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ वर्कमैन को स्पाउस किया जाए या एक ट्रेड यूनियन, तभी हम उस डिस्प्यूट को क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट मानेंगे। दूसरा जो केस लॉ मैंने यहाँ पे इंटरप्रेट किया है दैट इज सिंधु रीसेटलमेंट कॉर्पोरेशन वर्सेस इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल, जो कि 1968 का केस है, जिसमें कोर्ट ने ये बोला था एक इंडिविजुअल डिस्प्यूट एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बनेगा तभी जब वो यूनियन से स्पाउस्ड होगा या अदर से। मतलब अगर कोई इंडिविजुअल डिस्प्यूट चल रहा है, अगर उसको ये बोलना है कि वो इंडिविजुअल डिस्प्यूट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आता है, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में क्या जरूरी होना जरूरी है, यूनियन होना जरूरी है, या उसको स्पाउस्ड किया गया हो दूसरे लोगों की तरफ से, तभी वो क्या होगा, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आएगा। फिर हम आते हैं, इसमें जो अमेंडमेंट हुआ था सेक्शन 2A को लेटर इंसर्ट कर दिया गया था कि वो सर्टेन इंडिविजुअल डिस्प्यूट्स को ट्रीट क्या न करें, ट्रीट करें जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में आएंगे। फिर चौथी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की बताई है, जो कि सेक्शन 2A में दिया गया है। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि इंडस्ट्रीज के लिए है, जिनके कंट्रोल में रेलवेज है, एयर ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है। जो स्टेट गवर्नमेंट जो बाकी केसेस के लिए, अगर मैं इनके जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो मैंने यहाँ पे जो केस लॉ बताया वो हैवी इंजीनियरिंग मजदूर यूनियन वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जो कि 1970 का केस था। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में क्लेरिफाई किया था कि जस्ट बिकॉज इन इंटरप्राइज जो कि गवर्नमेंट ओन्ड है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कंसिडर की जाएगी अनलेस उसके पास कंट्रोल है पॉलिसी और मैनेजमेंट के, तब, ठीक है। दूसरा जो केस साइट किया था मैंने एयर इंडिया स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनाइटेड लेबर इंडिया का यूनियन का, जो कि 1997 का केस है, जिसमें कोर्ट ने ये बोला था कि जो ओनरशिप और कंट्रोल है वो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि डिटरमाइन करेगा गवर्नमेंट की है अप्रोप्रिएट की नहीं। ओके, फिर मैंने लास्ट में इसका कंक्लूजन बताया है कि ये जो डेफिनेशन है एसेंशियल है, जो कि डिटरमाइन करेंगी एप्लीकेबिलिटी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट की, और जो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन है स्पेशली कॉन्टेक्स्ट में एक्सपेंडिंग और लिमिटिंग स्कोप टर्म्स लाइक इंडस्ट्री के और वर्कमैन के, वो पूरी तरीके से क्या करती है, इंडियन लेबर लॉ को शेप करती है। और अगर मैं इन टर्म्स की बात करूं केस लॉ के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो क्या है, बहुत ही इफेक्टेड है किस चीज के लिए, लीगल एनालिसिस के लिए और एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। सो मुझसे यहाँ पे डेफिनेशंस का पूछा था तो मेरे को डेफिनेशंस बतानी थी, और उसमें क्लियरली क्वेश्चन में पूछा था डेफिनेशन का स्कोप बताना है विद द जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, तो मैंने वही सारे डेफिनेशंस के साथ उनके सेक्शंस बताए हैं कि वो कौन से सेक्शंस में दिए हैं, और उसी के साथ साथ उनका स्कोप भी मैंने क्या किया है, कवर किया है, एंड आफ्टर दैट मैंने उसका जुडिशियल इंटरप्रिटेशन कवर किया है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा 8 मार्क्स का मैंने यहाँ पे बताया, और वो क्वेश्चन है किससे रिलेटेड, explain the constitution composition functions and effectiveness of the works committee under industrial dispute act। जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कमिटी बनाई गई है वो कमिटी का नाम है वर्क्स कमिटी। आपको अपने आंसर में बताना है कि वो वर्क्स कमिटी कैसे कॉन्स्टिट्यूट होती है, किस तरीके से उसका कंपोजिशन होता है, क्या उसके फंक्शन है और क्या इफेक्टिवनेस है, ये चीज बतानी है। और इसमें दूसरा क्वेश्चन जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि किस तरीके से ये वर्क कमिटी कंट्रीब्यूट करती है रेजोल्यूशन को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के वर्क प्लेस लेवल पे, ये चीज आपको बतानी है 8 मार्क्स के आंसर में।
तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि वर्क्स कमेटी होता क्या है। तो वर्क कमेटी एक अर्लीस्ट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बॉडी है जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, जो कि पूरी तरीके से डिजाइन की गई है हार्मनी को प्रपोर्ट करने में, एम्प्लॉयर्स के बीच में, वर्कमैन के बीच में। और अगर मैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो वर्क्स कमेटी के कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है सेक्शन 3 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, जिसमें यह बोला गया है कि जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है उनको जरूरत रहेगी एक एम्प्लॉयर की जो कि कंस्टिट्यूट करेगा वर्क्स कमेटी किसी भी इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट में जहां 100 या 100 से ज्यादा वर्कमेन है, एम्प्लॉयड है, या जो वर्किंग डे है वो क्या है, प्रिसाइडिंग 12 मंथ है, उसमें वर्क कमेटी बनानी पड़ेगी। और ये वर्क कमेटी बनाने के लिए कौन बोलेगा, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बोलेगा, और वही एक एम्प्लॉयर को बोलेंगे। दूसरी चीज अगर मैं कंपोजिशन की बात करूं तो जो कमिटी है वो कंसिस्ट होनी चाहिए रिप्रेजेंटेटिव एम्प्लॉयर्स के, वर्कमैन के। ऐसा नहीं है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो वर्कमैन है उनके ही रिप्रेजेंटेटिव बैठे हों, जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव भी होना जरूरी है। जो कमिटी में जो मेंबर्स बैठे होंगे, जो नंबर रहेगा वो वर्कमेंस रिप्रेजेंटेटिव का नॉट लेस देन एम्प्लॉयर्स रहना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि एम्प्लॉयर्स से कम रहे वो। और जो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो क्या होने चाहिए, जो चूज किए जाएंगे वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के कंसल्ट के साथ ही किया जाएंगे। मतलब जो कमेटी में लोग बैठेंगे तो कमेटी में एम्प्लॉयर को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठेंगे और वर्कमैन को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठेंगे। तो जो वर्कमैन को रिप्रेजेंट करने के लिए बैठेंगे उनका कंसल्टेशन ट्रेड यूनियन से होना जरूरी है। ये चीज किसमें बताई गई है, कंपोजिशन में बताई गई है। फिर मैं आती हूँ तीसरा कि इन वर्क कमेटी का फंक्शन क्या होगा। तो मेन फंक्शन जो है वर्क कमेटी का, सबसे पहला है कि वो प्रमोट करेंगे मेजर्स किसके लिए, सिक्योर करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एमिटी और गुड रिलेशन एम्प्लॉयर और वर्कमैन में। कमेंट करेंगे मैटर्स कॉमन इंटरेस्ट के कंसर्न पे और इंटरफेयर करेंगे माइनर डे टू डे इश्यूज को रिजॉल्व करने में। अटेम्प्ट करेंगे सेटलमेंट डिस्प्यूट्स का प्रिलिमिनरी स्टेज पे, जो कि प्रिवेंट करेगा एस्केलेशन फॉर्मल लीगल प्रोसीडिंग्स के लिए। फिर कंट्रीब्यूशन क्या रहेगा डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में वर्क कमेटी का। तो जो वर्क कमेटी है वो एक्ट करती है एक ब्रिज की तरह मैनेजमेंट के बीच में और वर्कर्स के बीच में, जो कि जो इनफॉर्मल मैटर्स हो रहे हैं, जो इनफॉर्मल इश्यूज हो रहे हैं उनको क्या कर सके, एड्रेस कर सके। ये सबसे बड़ा काम है वर्क कमेटी का। दूसरा जो मेजर है डिस्प्यूट रिजॉल्व करने के लिए वर्क कमेटी का, वो हेल्प करता है अर्ली आइडेंटिफिकेशन में, रिजोल्यूशन में पोटेंशियल डिस्प्यूट के, जो कि रिड्यूस करता है बर्डन किस पे, एक्सटर्नल अथॉरिटीज पे, जैसे कंसिलिएशन ऑफिसर्स हो गए और ट्राइब्यूनल्स हो गए। जो वर्क कमेटी है वो फॉस्टर करती है कोलैबोरेटिव डिसीजन मेकिंग और कम्युनिकेशन, जो कि इंप्रूव करती है इंडस्ट्रियल पीस को और वर्क कैपेसिटी को। फिर अगर मैं बात करूं वर्क कमेटी की इफेक्टिवनेस क्या है, तो जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से प्रोग्रेसिव है। जो उसका इफेक्टिवनेस है वो लिमिटेड है, किसके कारण, लेक ऑफ अवेयरनेस इंटरेस्ट, जो कि एम्प्लॉयर्स की तरफ से भी नहीं है, एम्प्लॉयज की तरफ से भी नहीं है। उसी के साथ साथ उनको ट्रीट किया जाता है फॉर्मेलिटी की तरह, उनको जेन्युइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म नहीं दिया जाता। अगर मैं पावर लिमिटेशन की बात करूं तो जो कमेटी है उसका कोई भी बाइंडिंग अथॉरिटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ रिकमेंडेशंस देती है। अगर मैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन की बात करूं तो यहाँ पे जो मैंने केस लॉ साइट किया है दैट इज मेसेस कैंप एंड कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस देयर वर्कमैन, जो कि है आपका 1955 का केस, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली एम्फसाइज किया था कंसल्टेटिव और एडवाइजरी रोल वर्क्स कमेटी का, और स्टेट किया था कि ये एक एडजुडिकेटरी बॉडी नहीं है। फिर मैंने यहाँ वर्क कमेटी का कंक्लूजन दिया है कि जो वर्क कमेटी है वो सर्व करती है एक प्रिवेंटिव और प्रोएक्टिव मैकेनिज्म, जो कि रिजॉल्व करेगी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, जो कि इफेक्टिवनेस डिपेंड्स करेगी कमिटमेंट ऑफ दोनों पार्टीज का पोटेंशियल, ताकि वो रिड्यूस कर सके जितना भी डिस्प्यूट हो रहा है, जितने भी इश्यूज हो रहे हैं उनको क्या कर सके, रिज्यूट कर सके। ठीक है, तो क्लियरली मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि मुझे वर्क कमेटी का कॉन्स्टिट्यूशन बताना है, कंपोजिशन बताना है, फंक्शंस बताना है और किस तरीके से वो इफेक्ट करती है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, तो वही मैंने यहाँ पे क्लियरली बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 5 मार्क्स का दिया, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा किसका है, कंसिलेशन ऑफिसर, जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कंसिलेशन ऑफिसर है उनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला गया है ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल एंड पावर्स ऑफ अ कंसिलेशन ऑफिसर अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। जो कंसिलेशन ऑफिसर्स हैं उनकी क्या रोल है, पावर है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में, वो बताना है, और किस तरीके से ये जो कंसिलेशन ये हेल्प करता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने में। ये चीज आपको 5 मार्क्स में इंटरप्रेट करनी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बताऊंगी कंसिलेशन ऑफिसर के बारे में। ठीक है, उसकी अपॉइंटमेंट जो होती है वो सेक्शन 4 में होती है। सेक्शन 4 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो क्या कर सकती है, कंसिलेशन ऑफिसर्स को अपॉइंट कर सकती है। वो जो कंसिलेशन ऑफिसर अपॉइंट होंगे वो या तो किसी एक स्पेसिफाइड एरिया के लिए होंगे या तो कोई एक स्पेसिफाइड इंडस्ट्री के लिए होंगे।
जो कंसिलिएशन ऑफिसर है वो या तो परमानेंट रहेंगे या तो एक लिमिटेड टाइम के लिए उनको अपॉइंट किया जाएगा। वो अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो मीडिएट कर सकें, प्रमोट कर सकें जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का सेटलमेंट है, जो कि एम्प्लॉयर्स और वर्कमैन के बीच में हो रहा है, उनको क्या कर सके, पूरी तरीके से डिसाइड कर सके, उनको सेटल कर सके। इसीलिए कंसिलिएशन ऑफिसर को क्या किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। अगर मैं कंसिलिएशन ऑफिसर के रोल ऑफ फंक्शंस की बात करूं तो वो दिया गया है सेक्शन 12 में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। जो प्राइमरी रोल है कंसिलिएशन ऑफिसर का वो ये है कि वो इंटरवीन करे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, जो कि फैसिलिटेट करेगा एक एमिकेबल सेटलमेंट, और उसी के साथ वो एक एक्ट करे एक न्यूट्रल थर्ड पार्टी का, जो कि प्रमोट करेगा डायलॉग किसके बीच में, डिस्प्यूटेड पार्टीज के बीच में। स्पेसिफिक जो ड्यूटीज इंक्लूड करती है वो इंक्लूड करती हैं कंसिलिएशन प्रोसीडिंग्स होल्ड करना जब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एग्जिस्ट करता है या एप्रीहेंड है, इन्वेस्टिगेट करना डिस्प्यूट को और अंडरस्टैंड करना अंडरलाइंग इश्यूज को, इनकरेज करना दोनों पार्टीज को कि वो एक म्यूचुअल सेटलमेंट पे रीच करें, और उसी के साथ साथ उनके आउटकम को रिकॉर्ड करना। अगर सेटलमेंट पहुंच चुका है, रीच हो चुका है, तो एक रिपोर्ट बनाना और वो रिपोर्ट फॉरवर्ड करना, जो कि साइन करेगा मेमोरेंडम सेटलमेंट किसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। ठीक है, तो जब पूरी रिपोर्ट बन जाएगी सेटलमेंट की तो वो रिपोर्ट को फॉरवर्ड करना पड़ेगा किसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अगर कोई भी सेटलमेंट नहीं हुआ है दोनों पार्टीज में तो जो फेलियर रिपोर्ट है वो भी आपको सबमिट करनी पड़ेगी रीजंस के साथ, रिकमेंडेशंस के साथ, किसको, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। अगर मैं कंसिलिएशन ऑफिसर के पावर्स की बात करूं तो जो कंसिलिएशन ऑफिसर है उसके पास एडजुडिकेटरी पावर्स किसी भी तरीके से नहीं है इस एक्ट के पास हिसाब से, बट उनके पास एक इंपॉर्टेंट पावर्स है। जैसे सबसे पहली जो पावर है कि वो प्राइमाइसिस में एंटर कर सकते हैं। अगर उनको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट की जरूरत है वो डॉक्यूमेंट्स के लिए बुला सकते हैं, और अगर उनको लग रहा है कि किसी व्यक्ति को उन्हें एग्जामिन करना है ओथ पे तो वो पावर भी कंसिलिएशन ऑफिसर के पास है। दूसरी जो पावर्स है उनके पास वो पावर्स सिमिलर है किसकी तरह, सिविल कोर्ट की तरह। जो सीपीसी में सिविल कोर्ट के पास पावर है वैसे ही सिमिलर पावर्स किसके पास है, कंसिलिएशन ऑफिसर के पास अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। तीसरी जो पावर है वो है समन करना, इन्फोर्स करना अटेंडेंस किसी भी पर्सन की, और जो चौथी पावर है वो क्या है, रिक्वायर करना डिस्कवरी और प्रोडक्शन किसके, डॉक्यूमेंट्स के। फिर मैं आती हूँ आपका इंपॉर्टेंस किसका, कंसिलिएशन का। कंसिलिएशन एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करता है एस्केलेशन को प्रिवेंट करने में डिस्प्यूट के, जो कि एक कॉस्ट इफेक्टिव और लेस एडवर्सरी वे रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट से हो सकता है, बर्डन रिड्यूस करके हो सकता है लेबर कोर्ट्स और इंडस्ट्रियल ट्राइब्यूनल्स पे, मेंटेन इंडस्ट्रियल पीस और इंश्योर करके हो सकता है प्रोडक्शन और एम्प्लॉयमेंट की कंटिन्यूटी। जो कंसिलिएशन ऑफिसर है वो एक्ट करते हैं पहले इंटरवेंशन लाइन, जो कि रिजॉल्व करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को एक्ट में, और ये जो रोल है ये वाइटल है अचीव करने में इंडस्ट्रियल हार्मनी को और मिनिमाइज करने में वर्क स्टॉपेज को वॉलंटरी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के साथ। ठीक है, सो यहाँ पर मुझसे कंसिलिएशन ऑफिसर के पावर पूछे गए थे, फंक्शंस पूछे गए थे, वो मैंने बताया कि उनको पूरी रिपोर्ट सेटलमेंट का जो वो कराएंगे तो सेटलमेंट की रिपोर्ट उन्हें अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देनी पड़ेगी। अगर सेटलमेंट नहीं हो पाता है तो वो फेलियर क्यों हुआ उसके रीजंस और रिकमेंडेशंस भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को देने पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है जो कि 10 मार्क्स का है, और वो क्वेश्चन जो है वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी से रिलेटेड है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है, उसके भी कुछ पावर्स होते हैं, उसका भी कुछ कॉन्स्टिट्यूशन होता है, फंक्शन होता है, वही इस क्वेश्चन में पूछा है। इस क्वेश्चन में जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है कि आपको एक्सप्लेन करना है कॉन्सेप्ट एंड रोल किसका, ग्रीवेंस सेटलमेंट अथॉरिटी का, जो कि इस एक्ट में इंट्रोड्यूस की गई है। इस क्वेश्चन में जो तीसरा सब क्वेश्चन पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि किस तरीके से ये जो मैकेनिज्म्स है ये कंट्रीब्यूट करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को इंडिया में, वो भी आपको बताना है। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट क्या करता है, प्रोवाइड करता है किसके बारे में, सेवरल मैकेनिज्म के बारे में, जो मैकेनिज्म रिजॉल्व करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी। ये जो बॉडीज है इनका मेन जो काम है, मेन जो एम है वो क्या करना है, प्रमोट करना इंडस्ट्रियल हार्मनी को टाइमली और फेयर कंडीशन रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ। ये इनका पूरा मेन काम रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की, तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का जो सेक्शन 6 है उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को बताया गया है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को किस तरीके से कंस्टिट्यूट किया जाएगा, जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, जो कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंक्वायर कर सकती है मैटर्स जो कि कनेक्टेड है, रिलेवेंट है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से, जिसमें कंसिस्ट किया जा सकता है एक इंडिपेंडेंट पर्सन, पैनल ऑफ पर्सन एक अपॉइंटेड किया गया हो चेयरमैन के बेसिस पे। पावर्स जो कोर्ट है उसके पास पावर्स है सिविल कोर्ट की, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा समन करना, अगर उन्हें लग रहा है किसी विटनेस को एग्जामिन करना है, समन करना है तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर सकती है।
अगर उन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को लग रहा है कि कोई डॉक्यूमेंट्स का प्रोड्यूस कराना है, डिस्कवर कराना है, तो वो भी उनके पास पावर होती है। अगर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी लग रहा है कि किसी प्रेमाइसेस पे एंटर करना है, इंस्पेक्ट करना है डिस्प्यूट से रिलेटेड, तो वो भी पावर उनके पास है। और अगर उनको इंक्वायरीज कंडक्ट कराना है प्राइवेटली या पब्लिकली, जो कि डिपेंड की जाएगी अप्रोप्रिएट कंडीशन के हिसाब से, तो वो भी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी कर सकते हैं। अब हम आते हैं कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के फंक्शन पे। तो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है वो इन्वेस्टिगेट करती है जितने भी डिस्प्यूट हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, और उनको पूरे डिस्प्यूट को इन्वेस्टिगेट करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट है, जो अपनी फाइंडिंग्स है, वो किसको भेजती है? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजती है। और वो रिपोर्ट और जो फाइंडिंग है उनको 6 महीने में भेजनी पड़ेगी। मतलब हर 6 महीने में उनको डिस्प्यूट का पूरा मैटर बनाना पड़ेगा, पूरी फाइंडिंग्स देखनी पड़ेगी, एंड उस फाइंडिंग्स की रिपोर्ट उनको किसको भेजनी पड़ेगी? एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को भेजनी पड़ेगी। जैसे हमारे लेबर कोर्ट्स होते हैं, ट्राइब्यूनल्स होते हैं, उनके पास क्या रहती है? एडजुडिकेट डिसीजन लेने की पावर रहती है। बट हमारी जो ये है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में, उसके पास किसी भी तरीके का फंक्शन नहीं है कि वो एडजुडिकेट कर सके या बाइंडिंग डिसीजंस दे सके। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी एक सर्व करती है, एक फैक्ट बाइंडिंग बॉडी, जो कि इन्फॉर्म कर देगी फर्दर एक्शंस को, जिसमें इंक्लूड किया जाएगा एडजुडिकेशन को और पॉलिसी चेंजेस को। अगर मैं बात करूं जो दूसरी हमारी अथॉरिटी है, जिसको हम जीएसए बोलते हैं, जिसका नाम है ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी, जो कि आपकी दी गई है सेक्शन 9C में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। अगर ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी के इंट्रोडक्शन की बात करें, तो ये इंट्रोड्यूस किया गया इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1982 के थ्रू, और नोटिफाइड नहीं किया गया, इन्फोर्स नहीं किया गया है। इसका जो मेन एम होता है वो क्या होता है कि इंश्योर किया जाए कि जो प्रॉम्प्ट सेटलमेंट है इंडिविजुअल ग्रीवेंसेस का, वो हो सके इंटरप्राइज लेवल पे। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, हर एक इंडस्ट्रियल स्टैब्लिशमेंट एम्प्लॉय जहां पर 50 या 50 से ज्यादा वर्कमैन है, उनको क्या करना पड़ेगा? ग्रीवियस सेटलमेंट अथॉरिटी को स्टैब्लिश करना पड़ेगा। जो एम्प्लॉयर है वो बहुत जरूरी है कि वो जीएसए को सेट करें और नोटिफाई करें एक प्रिस्क्राइब मैनर में। अगर मैं जीएसए के फंक्शन की बात करूं, तो रिजॉल्व करना इंडिविजुअल डिस्प्यूट को, जो कि रिलेट होता है डिसमिसल से रिलेटेड, डिस्चार्ज से रिलेटेड, रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड, और सर्विसेज के टर्मिनेशन से रिलेटेड। और अगर वर्कमैन सेटिस्फाइड नहीं है जीएसए के डिसीजन से, तो वो रेफर कर सकता है मैटर किसको? लेबर लॉ, लेबर कोड को, अंडर सेक्शन 2A। ये चीज भी यहाँ पर क्लियरली मैंने बताई है। फिर हम आते हैं कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। अगर हम इसके कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की बात करें, तो प्रमोट करता है फैक्ट बेस्ड डिसीजन मेकिंग, जो कि प्रोवाइड करेगा डिटेल और इम्पार्शियल रिपोर्ट्स। उसी के साथ साथ ये हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है एस्केलेशन डिस्प्यूट का ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग प्रेजेंट करते हुए। और ये यूजफुल है कॉम्प्लेक्स डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने में, कंट्रीब्यूट करने में। ग्रीवियंस सेटलमेंट अथॉरिटी इंकरेज करता है इंटरनल रेजोल्यूशन को डिस्प्यूट्स के, और रिड्यूस करता है बर्डन ऑन एक्सटर्नल जुडिशियल को। और उसी के साथ में मैंने यहाँ पे कंक्लूजन किया है कि दोनों, चाहे वो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हो, चाहे वो ग्रीवियस सेटलमेंट अथॉरिटी हो, दोनों क्या है? एक नॉन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी है। उनके पास कोई ऐसा बाइंडिंग वाला रोल नहीं होता। ये चीज भी मैंने बताई है, जैसे लेबर कोर्ट और जो हमारे जो दूसरे कोर्ट्स के पास होता है, वैसे उनके पास नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर आज हमने पार्ट 1 किया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके पार्ट 2 करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है इसके काफी ज्यादा क्वेश्चंस हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट के और वर्कमेन से रिलेटेड, तो इसीलिए हम इसको 2 पार्ट में कवर करेंगे। ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझसे टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।